क्वेश्चन नंबर 1 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्चुअली थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक ही है। क्वेश्चन नंबर 1 में पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, हम लोग जानते हैं। एन मतलब होता क्या है, मोलर मास और मास को लेकर तैयार किया हुआ एक वैल्यू होता है एन। एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास बाय मोलर मास। मास को अगर हम लोग W लिखते हैं और मोलर मास को स्मॉल m लिखते हैं तो n के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, W बाई m, जो आपके पास क्वेश्चन में दिख रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पी वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई स्मॉल m आर टी दिया हुआ है, तो आपको जो m है स्मॉल m मोलर मास, उसकी इकाई निकालनी है। यह है क्वेश्चन। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एम आर टी, यह आपके पास दिया गया स्टार्टिंग मटेरियल है। आप जानते हैं यहाँ पे एन होता है, एन मतलब होता है डब्ल्यू बाई एम। यहाँ पर देखिए जो मास मतलब मास बाई मोलर मास होता है। तो हम लोग एम बराबर निकालिए डब्ल्यू इंटू आर टी बाई पी वी, और सबको स्क्वायर ब्रैकेट में बैठा दिए, इन सब का डायमेंशन निकाल रहे हैं। तो देखिए डब्ल्यू मास है, तो इसके लिए एम, आप जानते हैं जब भी हम लोग डायमेंशन निकालते हैं तो डायमेंशन बेस किया हुआ किस पे रहता है, एम एल टी। ठीक है, एम एल टी, इन तीन चीज पे बेस किया हुआ किसी का भी डायमेंशन रहता है। तो हम लोग जो डायमेंशन निकाल रहे हैं, बीमा निकाल रहे हैं, तो इन्हीं तीन चीज को लेके ही हम लोग तैयार करते हैं। आर का डायमेंशन आप जानते होंगे, इसको याद करके रखिएगा, लिख लीजिए। फिर टेम्परेचर के लिए के, प्रेशर के लिए फोर्स बाई एरिया, तो इसके लिए यह वाला, और वॉल्यूम के लिए एल क्यू। अब लॉ ऑफ इंडिसेस आप जानते हैं, तो उसका यूज करते हुए हम लोग डिनोमिनेटर में जो भी है उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। देखिए यहाँ पे m है 1, यहाँ पर m है 1 1 1, और नीचे का 1 ऊपर आ गया तो -1। फिर l यहाँ पर 2 है, ठीक है। फिर यहाँ पे -1 है तो +1 हो गया। यहाँ पे पर मोल या मोल टू द पावर -1, टेम्परेचर का k के लिए, केल्विन के लिए -1, और यहाँ का +1। देखिए एक कट गया, ये भी कट गया, ये भी पूरा पूरी कट गया। बचा कितना, केवल मोल यहाँ पे बचा, यहाँ पर मोल बचा, और यहाँ पे केवल m बचा मास के लिए। ठीक है, तो कितना हो गया, मास पर मोल, या इसका क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। अब इसी को हम लोग डिनोमिनेटर में ला दिए, देखिए m, फिर यहाँ पे मोल स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये मास का, मोलर मास का क्या निकल गया, डायमेंशन निकल गया। अब चूंकि क्वेश्चन में बोला गया था आपको डायमेंशनल एनालिसिस करके ही m का वैल्यू या m का यूनिट डिराइव करना था। तो अगर आप डायमेंशनल एनालिसिस नहीं करते, डायरेक्टली लिख देते, तो आपको इसमें नंबर नहीं मिलता। इसलिए सबसे पहला काम आप डायमेंशनल एनालिसिस करके क्या निकालें, m का डायमेंशन निकालिए, यह है m का डायमेंशन। उसके बाद में देखिए यहाँ पे ये क्या है, मास के लिए है और ये मोल के लिए है, तो इसकी इकाई क्या होगी, CGS में ग्राम पर मोल हो गया, और SI में kg पर मोल हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें डायमेंशनल एनालिसिस करके m का मान, m की इकाई निकालना था, हम लोग निकाल लिए। 2 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण को बताने के लिए बोला गया है। तो देखिए पहला कारण आप जानते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट मेनली ग्रीन हाउस गैसों के कारण होता है। ठीक है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो या मीथेन गैस हो, इस तरह के जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिसके कारण से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो चलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को लिख लेते हैं हम लोग। तो हरित गृह प्रवाह मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण प्राकृतिक भी है और मानव, दोनों प्रकार से होता है। ऐसा नहीं है कि केवल मानव के द्वारा ही हो रहा है, किंतु प्राकृतिक को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी से लावा का निकलना, या फिर और भी बदलाव जो प्रकृति में होता है जिसके कारण से अगर हो रहा है
हरित गृह प्रवाह, तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो नेग्लिजिबल बोला जा सकता है, किंतु जब मानव के द्वारा होता है तो बहुत ही खतरनाक होता है। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट, ज्वालामुखी से लावा का निकलना। दूसरा, जीवाश्म ईंधन का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, कोयला, इस तरह का सब चीज़ आ जाते हैं, और इसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ जाना वायुमंडल में, है ना। औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा का बढ़ना। वनों का लगातार कटाव होना, तो जंगलों को काटते जाने से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को जो वन, जंगल, फॉरेस्ट कंट्रोल कर पाते थे, वह काफ़ी हद तक दिक्कत हो रहा है। तो इसलिए पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने से क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट पर काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। यह क्वेश्चन रिफ्रैक्शन पर बेस्ड किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने के पहले आप प्रकाश का वर्तन जो है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझ लीजिए। आप जानते हैं रिफ्रैक्शन में होता है क्या, दो मीडियम होता है, रेयरर और डेंसर, दोनों मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करता है। तो होता क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी स्वच्छ और समान माध्यम से किसी अन्य स्वच्छ और समान माध्यम में तिर्यक रूप से प्रवेश करती है, तो दोनों माध्यमों के सरफेस ऑफ सेपरेशन, जहाँ पे टच करता है, संस्पर्श तल से अपने पूर्व पद की दिशा बदल देती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की दिशा में परिवर्तन आ जाने की घटना को ही प्रकाश का वर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना क्या है, जो क्वेश्चन है उसमें एक ग्लास स्लैब दिया हुआ है, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, रेड से बनाया हुआ है। आपके पास एक स्लैब है और उस पर लाइट ट्रेवल कर रहा है, विरल माध्यम मतलब हवा से होकर, सघन माध्यम मतलब ग्लास में ट्रेवल कर रहा है। और जैसे ट्रेवल कर रहा है, आप देख रहे हैं कि लाइट जो है, लंब जो खींचा गया है, अविलंब लिखा हुआ है वहाँ पर, उसकी ओर, अविलंब की ओर चला आता है लाइट, ठीक है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रकाश गमन करता है, तो सघन माध्यम में क्या होगा, अविलंब की ओर चलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्पर्शन हो रहा है, ठीक है, डिस्पर्शन हो रहा है, 7 रंगों में विभाजित हो जा रही है प्रकाश की किरण। किंतु ज्यों ही फिर प्रकाश की किरण सघन माध्यम मतलब ग्लास से होते हुए रेयरर मीडियम मतलब वायु के माध्यम में बाहर की ओर आ रही है, टच कर रहा है सरफेस को, तब क्या हो रहा है, वह एक साथ में फिर जुटकर बाहर की ओर वैसे ही निकल जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना क्या है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पे देखिए, जैसे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की ओर लाइट आ रही है, तो क्या हो रहा है, यह लाइट अविलंब, इसको लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, या फिर लंब बोलिए या अविलंब बोलिए, इससे दूर की ओर भागता है। देखिए, डेंसर मीडियम से लाइट रेयर मीडियम की ओर आ रही है तो अविलंब से दूर भागता है, किंतु रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जब लाइट आ रहा है तो अविलंब की ओर आता है। तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, एक फेस हो गया, एक सतह हो गया, और दूसरा सतह यहाँ पर हो गया। ये दोनों सतह क्या है, पैरेलल हैं, एक दूसरे के समानांतर है। तो यहाँ पर डिस्पर्शन हो रहा है, और यही डिस्पर्शन होने के बाद में जो लाइट डिवाइड हो जा रही है, डिवाइड होने के बाद फिर यहाँ पर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होने के कारण से ये लोग अलग तो हो ही जाते हैं। फिर यहाँ पर आने के बाद में क्या हो रहा है, फिर एकजुट होके बाहर निकल रहे हैं। मतलब जो लाइट यहाँ पे 7 रंगों में बट गया इस सतह पर, वही यहाँ पर आकर फिर एकजुट होकर कंबाइन हो जाता है, और कंबाइन होकर बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर आप पा रहे हैं क्या, लाइट जैसी प्रवेश करती है उसी तरह से बाहर की ओर निकल जाती है। तो आप 7 रंगों में विभक्त होता हुआ नहीं देख पाते हैं। यही है इस क्वेश्चन की खासियत, जिसमें आप जो स्लैब लिए हैं, तो स्लैब में लाइट जब पार कर रहा है तो विभक्त 7 कलर्स में नहीं होता है। यहाँ पर आप समझ लीजिएगा कि डिफरेंट वेवलेंथ लाइट का तो होता ही है, जो ट्रेवल कर रहे हैं डिफरेंट स्पीड के साथ में, और इसी कारण से वायलेट जो होगा वो सबसे ज़्यादा बेंड करता है और रेड सबसे कम
बेंड करता है। वायलेट क्यों सबसे कम सबसे ज़्यादा बेंड करता है? क्योंकि उसकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है, इसलिए। तो ये तो बेसिक चीज़ें थी जिसको आप समझ गए या फिर समझने की कोशिश किए हैं। तो यहाँ पर दो इंटरफेस सरफेस है, पैरेलल है एक दूसरे से, यह समझना है आपको। पहला पैरेलल सरफेस ये वाला, दूसरा ये वाला। लाइट ट्रेवल कर रही है और ट्रेवल करने के बाद में बेंडिंग तो यहाँ पे हो ही रही है, डिस्पर्शन यहाँ पे हो ही रहा है, किंतु जो ही फर्स्ट सरफेस को पार करके सेकेंड सरफेस को आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो चीज़ पहले हुआ था उसको रिवर्स करके फिर लाइट यहाँ पर वर्तित हो जा रही है। ठीक है, तो यही चीज़ समझना। तो आपको लिखना कैसे है, ग्लास स्लैब में दो समानांतर सतह होता है। जब प्रकाश की किरण कांच स्लैब पर आपतित होती है तो पहली सतह पर, मतलब ये फर्स्ट इंटरफेस सरफेस है, यहाँ पर वर्तन तो होता है, डिस्पर्शन भी हो रहा है, और रिफ्रैक्शन डिस्पर्शन मतलब लाइट 7 कलर्स में डिवाइड हो गया। उसके दूसरी सतह पर फिर यहाँ पर क्या होता है, वर्तन कर रिवर्स हो जाता है, मतलब जो लाइट डिस्पर्स थे वो होकर क्या हो रहे हैं, एक ही साथ में निकल जा रहे हैं। इसके फलस्वरूप किरण के विभिन्न रंगों में बंटने के बावजूद दूसरी सतह पर डिस्पर्शन के बाद फिर रिकम्बाइन होकर बाहर निकल जाते हैं। अतः प्रकाश की किरणें ग्लास स्लैब पर आपतित होने पर वर्तन के पश्चात 7 रंगों में विभक्त नहीं होता है। आप इस क्वेश्चन को जब कीजिएगा तो याद रखना होगा कि आपको डायग्राम दिखाना है, डायग्राम दिखाइएगा तो क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट से लिगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट में जाकर कमेंट जरूर लिखिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि ऐसा करने से हम लोगों को एक फीडबैक मिलता है जो प्रोत्साहित करता है कि इस तरह की वीडियो और बनाएं। 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आयनिक कंपाउंड्स, विद्युत संयोजी यौगिक बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स को हिंदी में प्रायः एक धातु एवं एक अधातु के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के पारस्परिक आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है, और उसके फलस्वरूप क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स तैयार होते हैं। ठीक है, फलस्वरूप आयनिक कंपाउंड्स के अणु का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, अगर मैं लिखा NaCl, NaCl एक्चुअली बना किससे है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इन दो आयनों से बना है, कैटायन और एनायन, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो यह जो NaCl है, इसमें आप क्या देख रहे हैं, इनके अणु का अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए इसमें पानी डाल दीजिएगा तो ये सॉलिड फॉर्म से फटाफट दूसरे फॉर्म में चला जाता है, लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। तो अतः आप क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड्स के अणु का कोई अपना अस्तित्व ही नहीं है, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंट ही नहीं है, तब इनका मॉलिक्यूलर वेट या आणविक भार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, आणविक भार जो होता है, वह क्या होता है, जो एटॉमिक वेट्स होते हैं एटम्स के, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एटॉमिक वेट्स जो होते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, उनको जोड़कर एवरेज निकाला जाता है तो मॉलिक्यूलर मास तैयार होता है। किंतु फॉर्मूला वेट जो होगा वह क्या होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला जो होगा किसी भी आयनिक कंपाउंड्स का, उसके एटम्स का एटॉमिक वेट का योगफल को फॉर्मूला वेट बोला जाता है। भले हमारे क्वेश्चन में इंपेरिकल वेट लिखा हुआ है, वो एक्चुअली फॉर्मूला वेट लिखना बेहतर होता और इंपेरिकल फॉर्मूला होता है जी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स के लिए इंपेरिकल या फॉर्मूला वेट का ही प्रयोग किया जाना चाहिए या किया जाता है, मॉलिक्यूलर वेट का प्रयोग नहीं किया जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इस तरह से हम लोग क्लास 10 मॉडल एक्टिविटी टास्क 2 फिजिकल साइंस को ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।